तो लोकसभा चुनाव पर सभी का फोकस है और इसके लिए कांग्रेस पार्टी भी पुरजोर तरीके से कोशिश में जुट चुकी है। स्क्रीनिंग कमेटी से लेकर कोऑर्डिनेशन कमेटी तक की बैठकें इस वक्त इस पर नजर बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी एक बार फिर से सभी 25 सीटों पर नजर बनाए हुए है और इसी को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। और इस बीच हमारे साथ कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता अनूप सिंह जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे साथ आशुतोष रावत जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत में नीरज जी आपसे ही कर रहा हूं। जिस तरीके से देखा जा रहा है सर कि लोकसभा चुनाव को लेकर के पूरा फोकस है और बहुत समय बहुत नजदीक आ रहा है। दोनों पॉलिटिकल पार्टियां पूरी तैयारी में हैं, पूरी कोशिशों में हैं। एक तरफ बीजेपी चाहती है कि वापस से 25 सीटों पर हमारा कब्जा बन जाए, लेकिन कांग्रेस इसमें सेंधमारी करने की तैयारी में है। देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस इतनी मजबूत स्थिति के अंदर कई दशकों के बाद में आई है और कांग्रेस 70 सीटों पर आज राजस्थान विधानसभा के अंदर काबिज है। बीजेपी पिछले 2 लोकसभा चुनाव से, जब से मोदी लहर चल रही है, कांग्रेस को एक सीट राजस्थान में नहीं ले जाने दे रही लोकसभा की। ये कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती अब की बार का लोकसभा चुनाव वापस से सामने आ रहा है। अब बीजेपी जो है वो स्ट्रेटेजी में कहते हैं 6 महीने आगे कांग्रेस पार्टी से चलती है और ऐसा पिछले चुनाव में करके भी दिखाया है। अभी भी बीजेपी ने जो है अलग अलग अपने जो 7 मोर्चे हैं इनको एक्टिव कर दिया है और जनता से जुड़ाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। कांग्रेस अभी फीडबैक कार्यक्रम के अंदर जुटी हुई है कि फीडबैक लिया जाए, कौन कौन जिताऊ और टिकाऊ नेता हैं, जिले के क्षेत्रीय क्या समीकरण अब की बार में है, और अलग अलग नेताओं को बुला करके और फीडबैक लिया जा रहा है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से बैठक ली जा रही है और उसके बाद में कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक है, इलेक्शन कमेटी की बैठक जो है वो भी 18 तारीख को रखी गई है। तो ये तमाम बैठकें और नेताओं से दावेदारी टिकट की, लोकसभा चुनाव के लिए कौन मजबूत दावेदार हैं, जिताऊ टिकाऊ रहेंगे, क्योंकि आज की परिस्थिति के अंदर कांग्रेस के साथ, विचारधारा के साथ जुड़ करके रहना ये भी अपने आप में कांग्रेस के लिए एक चुनौती है। तो नेता टिकाऊ भी रहे, तो ये चीज भी जो है कांग्रेस पार्टी देख रही है, उसके लिए बैठक बुलाई है। लेकिन क्या कांग्रेस अब की बार बीजेपी के जो माहौल चल रहा है, क्योंकि देश भर में एक तो राम भक्ति का माहौल जो है बीजेपी की ओर से बना दिया गया है और वैसे भी राम मंदिर का चूंकि भव्य 22 तारीख को एक लोकार्पण होने वाला है और जनता के लिए शिलान्यास होने वाला है। दूसरा, देश के राष्ट्रीय जब मुद्दे आते हैं तो वहां पर जो जनता है राजस्थान की, पिछले 2 चुनाव से हमने देखा लोकसभा चुनाव में बीजेपी का साथ दिया है, खासतौर पे यूथ और महिलाओं ने। तो उसके लिए कांग्रेस की क्या स्ट्रेटेजी है अब तक कुछ सामने नहीं आया है। केवल अभी नए जो प्रदेश अध्यक्ष जो है वापस जोतासरा को बनाया गया है और नेता प्रतिपक्ष जो है टीकाराम जूली दलित चेहरा उतारा गया है। बीजेपी में ब्राह्मण दोनों चेहरे हैं, प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के। तो अब क्या रणनीति जो है कांग्रेस पार्टी की ओर से रहेगी और बीजेपी की ओर से क्या रणनीति रहेगी जिससे बीजेपी अपनी उन 25 सीटों को कायम रख पाए। पिछले चुनाव में हालांकि जो नागौर से हनुमान बेनीवाल की पार्टी जो थी उसको 1 सीट गई थी, अब उन्होंने किनारा कर लिया है। तो क्या हनुमान बेनीवाल अब की बार कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे या बीजेपी के साथ जुड़ेंगे, और बाकी अन्य जो सीटें हैं वहां पर क्या फोकस रहेगा? जाति समीकरणों के आधार पर चुनाव होगा या फिर वास्तव में कोई बड़ा मुद्दा लेकर के कांग्रेस आने वाली है, क्योंकि बेस चाहिए। हाँ, और इंडी अलायंस को लेकर के बड़े सवालों के बीच कांग्रेस पार्टी के राजस्थान के एक बड़े नेता सचिन पायलट जब ये कहते हैं कि राजस्थान में संभावनाएं गठबंधन की थोड़ी सी कम नजर आती हैं, बाकी राज्यों की स्थितियां अलग हैं, वहां पर चर्चाएं हो सकती हैं, तो क्या गठबंधन के जरिए कुछ बात बन सकती है या बिना गठबंधन के अगर कांग्रेस चुनाव में उतरती है तो उसका ज्यादा फायदा मिलेगा? अनूप सिंह जी, क्या तैयारियां हैं लोकसभा चुनाव स्तर पर और जो माहौल बताया जा रहा है, जैसे कि जिसका जिक्र नीरज शर्मा जी ने भी कहा कि राममय भक्तिमय माहौल इस वक्त बना हुआ है और इसके तुरंत बाद से ही आप देख लीजिएगा कि आचार संहिता लागू हो जाए और उसके बाद चुनाव का एकदम दहलीज पर आप खड़े होंगे, तो टैकल करना चुनौती बड़ी नहीं है क्या? चुनौतियों का सामना करने के लिए कांग्रेस हमेशा तत्पर रही है और हम कोई चुनौती नहीं मानते। अभी नीरज जी चर्चा कर रहे थे कि राजस्थान में इस बार हमारे पास 70 विधानसभा पे हम काबिज हुए हैं। पिछली बार सिनेरियो अलग थे और राजस्थान के अंदर आप देखिएगा कांग्रेस का जो वोटिंग परसेंटेज है वो इस बार पूर्व की अनुपात में बहुत अच्छा है और इस बार हम इस चुनाव को, लोकसभा चुनाव को बहुत सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं। दूसरा, हम लोग इसका फायदा भी हम लोगों को मिलेगा कि राजस्थान में जिस तरह की बात अभी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने की कि हम उन योजनाओं को चालू रखेंगे। अब हुआ पलट, इंदिरा गांधी जो रसोई योजना थी उसमें इन्होंने बजट आधा कर दिया और सबसे आप कह रहे हैं कि पुरानी जो आपकी बड़ी योजनाएं हैं उनको आधार बना करके आप जनता के बीच में जाएंगे, लेकिन मौजूदा वक्त में बीजेपी उन्हीं योजनाओं पर सवाल उठा रही है, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है।
इंदिरा रसोई को लेकर के अब जो नया किस्सा और सिलसिला उसमें शुरू हुआ, भ्रष्टाचार का उसमें मामला जोड़ दिया गया है, आपको नहीं लगता कि आप कहेंगे कि हमने काम किया? आरोप लगाना, जांच करना, सारी एजेंसियां इनके पास है, ये जांच कर लेंगे, लेकिन वो जनता को पसंद थी और जनता का वोटिंग प्रतिशत और 70 सीटें जो राजस्थान में हमें मिली है वो इस बात का उदाहरण भी है। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास तमाम जांच एजेंसियां हैं, जांच करें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन उस आड़ में, जांच की आड़ में इस योजनाओं को बंद ना करें, इन योजनाओं की तालाबंदी ना करें और जनता को इससे वंचित ना करें, इसके लिए कांग्रेस दृढ़ संकल्पित है। विधानसभा का सत्र प्रारंभ होने वाला है, उसमें भी हम पूरी दृढ़ता से हम अपनी इन बातों को रखेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं अच्छा, विधानसभा का अगर आप जिक्र कर ही रहे हैं तो सर, नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान होना और उसमें देरी को लेकर के आपको नहीं लगता कि इस मुद्दे को विधानसभा में, क्योंकि जब आप विधानसभा की बात कर रहे हैं तो बीजेपी बार बार ये कह रही है कि आप सीएम के नाम के ऐलान को लेकर के देरी की बात तो कर रहे थे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के नाम में तो और ज्यादा देरी कर दिया आपने। अरे नेता प्रतिपक्ष का तो हमने डिक्लेरेशन कर भी दिया है। मैं जिस मूल मुद्दे पे आप बातचीत कर रहे हैं, हाँ। मैं उसका जवाब दे रहा हूं। क्या पूर्व में लोकसभा चुनाव में जिन बातों को लेकर केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने की बात रही हो, किसानों की आय दुगनी करने की बात रही हो, महंगाई कम करने की बात रही हो, उन तमाम मुद्दों को लेकर हम लड़ाई लड़ेंगे। लोगों की भावनाओं के साथ ठीक है सर, हम खिलवाड़ करके और हम ये सोच लें कि राजस्थान में काबिज होंगे तो भारतीय जनता पार्टी का वो। सुरेश जी को जरा जोड़ रहा हूं मैं, सुरेश जी को जोड़ रहा हूं। सुरेश गर्ग जी, जिन मुद्दों को लेकर के आपने लोकसभा चुनाव में आपको जनता का समर्थन मिला, बम्पर आपको वोट मिले, हर राज्यों की स्थिति आप पहले के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नजर आई, राजस्थान से 25 की 25 सीटें आपके पास पहुंच गई। अब ये बताइए सर कि क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता ये सवाल उठा रहे हैं कि बेरोजगारी का जो मसला था, रोजगार देने की जो बात थी, किसानों की आय दोगुनी करने का जो मामला था, वो कहां गया? जब आप वापस से जाएंगे लोकसभा चुनाव में, क्या इन बातों को नहीं रखेगी जनता आपके सामने? नहीं, निश्चित रूप से देखिए सुगंधे जी, जो हमारे मुद्दे थे, जो हमने कमिटमेंट किए, वो पूरे हुए हैं। अब कांग्रेस के प्रवक्ता या कांग्रेस को उन चीजों का पता नहीं चलता तो उसके तो जनता जवाब दे ही देती है, जनता तो हमारे साथ रहती है। अब ये रोजगार की बात कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि 2014 के अंदर ईपीएफ अकाउंट तब खुलता है जब रोजगार मिलता है। तब करीबन 8 करोड़ के लगभग ईपीएफ अकाउंट थे। आज 2024 जनवरी 2024 हो गई है, करीबन 28 करोड़ ईपीएफ अकाउंट है। तो आप 8 करोड़ में से 28 करोड़ लेस कर दो, 20 करोड़ नए ईपीएफ अकाउंट खुले, यानी कि 20 करोड़ लोगों को पिछले 10 साल के अंदर रोजगार मिला है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि आज 44 करोड़ मुद्रा लोन हमने बांटे हैं। 44 करोड़ मुद्रा लोन में अगर एक व्यक्ति को भी उससे रोजगार मिला है तो 44 करोड़ वो रोजगार मिला है। तो आप कैसे कह सकते हो कि रोजगार नहीं मिला? जहां तक महंगाई की बात करते हैं तो महंगाई का आरबीआई ने एक बेंचमार्क बना रखा है 2% से 6% के बीच में। उस बकेट के अंदर हिंदुस्तान की महंगाई दर रही है। तो आप कैसे कह सकते हो? जनता तो समझ रही है। चुनाव के वक्त ये कहा गया था सर, डीजल पेट्रोल के दाम कम कर दिए जाएंगे, हमारी सरकार आने दीजिए। अभी तक जनता इंतजार ही कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल सुगंधे जी, ये वादा किया हमने जो कमिटमेंट किया, जो हमारा संकल्प पत्र है, उस संकल्प पत्र को हम पूरा करेंगे। ये मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी का मतलब काम होने की नहीं। तो कितना और इंतजार करना पड़ेगा सर? अब तो लोकसभा चुनाव भी सर पर है, अब तो करके दिखाने का मौका है। सुगंधे जी मेरी बात तो सुनिए, मुझे ये बताइए कि 450 रुपए का सिलेंडर का हमने कमिटमेंट किया, हमने 1 जनवरी से 450 रुपए का सिलेंडर दिया ना उज्ज्वला कनेक्शन वालों को, जबकि इन्होंने 500 रुपए का सिलेंडर कब दिया था? जब चुनाव आने वाले उसके 4 महीने पहले। तो ये है मोदी की गारंटी। दूसरा, पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम कम करेंगे। हो सकता है 1 फरवरी को पेट्रोल डीजल के भाव कम हो जाए, तो इसलिए मुकाबले में कांग्रेस नहीं रहे। जो नहीं, ये आधिकारिक आप बयान दे रहे हैं, ये संभावनाएं हैं या सिर्फ हवाबाजी बात है सर? निश्चित रूप से आने वाले टाइम पे पेट्रोल डीजल के भाव कम होंगे, निश्चित रूप से कम होंगे। हमने ये कहा था कि आप पेपर लीक की मामलों, आपको नहीं लगता कि फिर टाइमिंग को लेकर के सवाल उठ जाएंगे? फिर ये कहा जाएगा कि देखिए चुनाव सर पर आ रहे हैं इसलिए पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए गए। देखिए, ये कांग्रेस के हाथ लगाएगी, ये कांग्रेस के हाथ लगाएगी। हमारा कमिटमेंट, हमारा संकल्प पत्र है। जैसे ही मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण की, इसके पास से हमने हमारा संकल्प पत्र को काम करना चालू कर दिया है। जैसे ही उन्होंने शपथ ग्रहण की, उसके दूसरे दिन हमने 2 SIT गठित कर दी। दिनेश हेमंत जी के लिए किसानों की आय दोगुनी करने का भी वादा था। मैं एक बार फिर से वो वादा आपको याद दिला देता हूं। सुरेश गर्ग जी, उस वादे का क्या हुआ? किसानों की आय दोगुनी हो गई क्या?
और कितने किसानों की हुई है? बहुत अच्छा मुद्दा। हाँ, इसके लिए मैं आपको कह देता हूँ। अनुज जी एक मिनट, अनुज जी एक बार सुन लीजिए, बड़ा आपका ही सवाल था सर, आपका ही सवाल था, एक बार सुन लीजिए। शुभेंदु जी, मैं हाँ इसके लिए भी मैं कह रहा हूँ कि किसानों की आय के बारे में मैं बता दूं, एमएसपी हमने अरे जो पहले कांग्रेस दाल के का टाइम भाव पे थी बता दो, उससे मैं बाद 2.5 में गुना पूछ 3 लूंगा गुना आपसे एमएसपी किसानों की हुई आय। है। अगर एमएसपी दाल का बढ़ी है भाव तो कितना किसानों की कम आय हुआ? बढ़ी है। हमने किसानों को किसान सम्मान कैसे निधि बढ़ी दी है, आपके 6,000 आंकड़ों में, रुपए साल के कागजों में, किसान सम्मान फाइलों निधि में? हमने नहीं कोई आज आंकड़ा है 80 सर कि करोड़ इतने जनता प्रतिशत, को अगर इतने राशन इतने दे रहे किसानों तो के मैं आप जो आज है, भी खरीद के दे रहे नहीं हैं, तो इतने उनकी आय किसानों बढ़ी की है। आमदनी दोगुनी हो चुकी है, या उसका कोई ग्राफ है आपके पास, कोई मूलभूत डाटा है नहीं, वो मैं जारी डाटा दे करेगी रहा हूं बीजेपी? आपको। इसमें रोज सुरेंद्र जी, सब्जी मैं डाटा ही तो बनती दे है, रहा हूँ ना, मैं डाटा ये आज दे रहा हूँ उठाई कि जाती है। एमएसपी बढ़ी है। मैं उसका डाटा दे रहा एक हूँ कि एमएसपी अरे बढ़ी है नहीं बढ़ी। आप या मुझे आप कहीं किसी भी महंगाई के पोर्टल पर मुद्दे जाके पे देख बात कर रहे लीजिए, हो, आप एमएसपी 2.5 की गुना बात से कर रहे 3 हो। गुना एमएसपी बढ़ी है, तो आपके किसानों की आय एमएसपी हुई के है नहीं नाम हुई पे है? मुझे मध्य बता दीजिए, प्रदेश में किसान सम्मान निधि के अंदर 2.5 लाख करोड़ राजस्थान रुपए में हमने किसानों एमएसपी के अलग, खाते में ट्रांसफर किए, कौन तो से क्या उनकी किसानों आय बढ़ी है नहीं की बढ़ी? कागजों में डाली आज हुई हमने है? किसान समृद्धि केंद्र खोले कौन से जगह जगह, किसान का करीबन भाई? 1.25 लाख किसान किसान तो समृद्धि काले केंद्र, तो कानून क्या के उससे बारे में किसानों का जानते मान हैं। नहीं बढ़ा? हमने यानी कितने सोलर पंप किसानों को लगवाए जान हैं गंवानी किसानों के पड़ी? लिए। तो ये वो सब किसानों चीजें की ऐसी आय हैं जिससे डबल किसानों हो की गई आय थी, बढ़ी इसलिए है। जान गंवा लेकिन रहे ये थे, क्या है कि इसलिए कांग्रेस धरना के दे तो क्या रहे थे। चश्मा लगा हुआ है, तीन काला कृषि चश्मा उनको दिखता नहीं है। कानून, लेकिन तीन किसान और कृषि जनता जो भी कानून है वो सब सुरेश समझती गर्ग है जी, कि आपको मैं याद मोदी जी जो चाहता बोलते हैं हूँ, वो करते हैं, ये मोदी की गारंटी है। कृषि कानून से किसान बेचारा अच्छा चलिए पीड़ित ठीक है, है मैं थोड़ा आज सा आगे भी। बढ़ता हूँ। आशुतोष जी को मैं जरा जल्दी से जोड़ लेता हूँ। आशुतोष सर, एक चीज से बताइए कि लोकसभा चुनाव सर पर बड़े मुद्दे इस वक्त नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कई बातों को, जैसे पेट्रोल डीजल का जिक्र कर रहे हैं, सुरेश जी हालांकि कह रहे हैं कि एक आध हफ्ते में कुछ ही समय बाद दाम कम कर दिए जाएंगे, लेकिन लगता नहीं कि वापस से सवाल उठ जाएंगे कि साहब देखिए अब चुनाव सर पर है तो इसलिए दाम कम कर दिए, अब चुनाव चले जाएंगे तो फिर से दाम ऊपर आ जाएंगे। चिरंजीवी योजना को जो इलाज आशुतोष था, अच्छा अनूप जी वो एक मिनट इन्होंने सुनिए 10 तो सही। लाख हाँ रुपए कर दिया, उस पर प्रहार कर रहे हैं ठीक है और कह रहे हैं कोई इलाज ही नहीं आशुतोष कर रहा था आशुतोष 25 लाख का। इनसे पूछोगे भाई उस गरीब आदमी के इलाज से क्यों परेशान है? ठीक है आपने वादा किया था। ठीक है सर, आपको मैंने मौका दिया सर, आपको मौका दिया। एक बारी आशुतोष जी को भी सुनिए, और आपने आशुतोष जी 25 को भी लाख सुनिए रुपए जरा। को घटा के आयुष्मान भारत में 5 लाख 10 अच्छा लाख ठीक है अनूप जी सरकार के आशुतोष साथ में सबसे बड़ी चुनौती जो मुझे मोबाइल लगता नंबर से है वो यही है कि जो 7.5 लाख भारतीय रजिस्ट्रेशन जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र पेश किया था, उस संकल्प पत्र की चीजें भारतीय जनता पार्टी के पास, सरकार के पास 5 साल का समय नहीं है यह दिखाने के लिए कि हम उनमें से कितनी चीजों को पूरा कर पाए या नहीं कर पाए। 2 महीने के बाद में, और अब लगभग पूरे 2 महीने भी नहीं बचे हैं, फरवरी और मार्च के अंत तक आचार संहिता लग जाएगी लोकसभा चुनावों के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी को इन 1.5-2 महीने के अंदर लोगों को यह बतलाना पड़ेगा, यह समझाना पड़ेगा और यह दिखाना पड़ेगा, यह दिखना भी ग्राउंड पर बहुत जरूरी होगा कि जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी लेकर आई थी उसमें से कितनी चीजें पूरी हुई, वरना इस तरह के सवाल निश्चित तौर पर खड़े होते रहेंगे। लेकिन हालांकि भजनलाल सरकार को भी मात्र 30 दिन 31 दिन पूरे हुए हैं, ऐसे में सरकार ने कुछ प्रतीकात्मक तौर पर कुछ काम जो किए हैं वो एक बड़े संदेश देने वाले हैं। जिस तरह से एंटी गैंगस्टर एक्ट वो लेकर के आई, कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा राजस्थान के अंदर था, तो उसको उन्होंने कुछ डाइल्यूट करने की कोशिश की है, वोटर्स को यह समझाने की कोशिश की है कि हाँ हम सीरियसली अपने मैनिफेस्टो पर वर्क कर रहे हैं। पेपर लीक कांड के लिए भी उन्होंने एसआईटी बनाने की बात की, हालांकि उससे पहले वो सीबीआई जांच की बात कर रहे थे कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए, एसआईटी पर उनको भरोसा नहीं था, लेकिन अब उसके लिए एक बार फिर से एसआईटी बना दिए। तो कुछ चीजें भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी की हैं जिनसे बीच में वह वोटरों को यह समझाना चाहती है कि हाँ हमने मैनिफेस्टो पर काम शुरू कर दिया है और इन 2 महीने के अंदर हम इस मैनिफेस्टो की बहुत सारी चीजों को पूरा करेंगे। लेकिन कांग्रेस के सामने मुझे जो इस समय सबसे बड़ा संकट नजर आ रहा है कि वो यह है कि वो किन मुद्दों को उठाए और उन मुद्दों का आकलन कैसे करेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ अपने तमाम फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर के एक्टिव हो गई है, उसने कल अपने 7 मोर्चों की बैठक बुला करके उनको विस्तृत कार्यक्रम दिए और यह कार्यक्रम जनवरी से लेकर के चुनाव की घोषणा की तारीख तक चालू रहेंगे। ऐसे में राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद उसका समय का सही आकलन कांग्रेस ने नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस की एक बड़ी एनर्जी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में लगने वाली है। राजस्थान में भी लगभग 168 किलोमीटर 2 दिन यह यात्रा रहेगी, तो शायद प्रदेश के नेताओं के ऊपर यह प्रेशर होगा कि उन 2 दिनों के अंदर, उसे 168 किलोमीटर के अंदर लोगों का हुजूम दिखना चाहिए, वह यात्रा सफल दिखनी चाहिए। ऐसे में वह लोकसभा चुनाव की तैयारी को मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो रणनीति है उसको टैंपर करेगा। टाइमिंग मुझे उसकी बहुत सही नहीं लग रही है। मुद्दों का भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह राम जन्मभूमि को चुना है, जिस तरह युवा और महिलाओं को चुन रही है,
है, उस तरह वो मुद्दे जो की वोटर को प्रभावित करें, जो लोगों की जन भावनाओं को प्रेरित करने वाले हो, ऐसे मुद्दे अभी कांग्रेस को ढूंढने पड़ेंगे जो शायद अभी तक कांग्रेस सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पाई है, मुझे लगता है। और यह स्थिति राजस्थान में नहीं, कांग्रेस के साथ कमोबेश पूरे देश भर के अंदर है। हालांकि यहां इंडिया अलायंस का कोई फर्क राजस्थान के अंदर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यहां सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में ही आमने सामने का मुकाबला होने वाला है। लेकिन शायद एक दो जगह पर आम आदमी पार्टी, जिस तरह भी करणपुर विधानसभा के नतीजे आए, उसमें लोगों का बड़ा मानना है कि शायद आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को सपोर्ट किया, तो उसके वजह से कांग्रेस सीट जीत पाई और बड़े मार्जिन से जीत पाई। तो कांग्रेस के लिए उम्मीदें हैं, कांग्रेस के लिए एक यहाँ पर लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जो बुनियाद रख दी है, जो भक्तिमय माहौल कर दिया है, नीरज शर्मा जी, जो भक्तिमय माहौल कर दिया है, क्या सभी एजेंडे, सभी मुद्दे, क्या उसके पीछे गौन हो जाएंगे? क्या राममय, भक्तिमय जो माहौल इस वक्त बना हुआ है, उसमें बीजेपी के पास एक एज है? देखिए, एक कोई भी चुनाव होता है, एक बेस तैयार होता है चुनाव से पहले। जो मुद्दे होते हैं, एजेंडे हैं, उसके ऊपर एक बेस तैयार होता है, उसके आधार पर पार्टियां आगे बढ़ती हैं। तो यहाँ बीजेपी अपना एक बेस सेट कर चुकी है। हिंदुत्व का जो चेहरा है, यानी एक बीजेपी अपने आप को हिंदुत्ववादी पार्टी के रूप में स्थापित कर चुकी है और ये बता चुकी है कि हम हिंदुत्व के मुद्दे पर काम कर रहे हैं। और राम मंदिर जो है, इसके प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को भी जो भव्य रूप और जो बड़ा रूप दिया जा रहा है, और उसको लेकर के पूरे देश भर में एक माहौल बनाया गया है, माहौल तैयार किया गया है। इसको लेकर के बीजेपी अपने जो मकसद है उसको साफ कर चुकी है कि चुनाव से पहले हम इसे बड़े रूप में उठाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी इस चीज को नकार चुकी है कि हम उसके जो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में जो न्योता मिला है, तो उस न्योते के अंदर हम नहीं जाएंगे। हालांकि बाद में हम जा सकते हैं, इसके लिए स्वतंत्र है। तो ये स्टैंड जो है वो कांग्रेस पार्टी का है। अब पार्टी को भी इस पर देखना चाहिए कितना स्टैंड पॉलिटिकली उनका सही है, नहीं है, ये पार्टी के अंतर मंथन का विषय है। लेकिन कांग्रेस पार्टी किस मुद्दे के आधार पर लोकसभा चुनाव लड़ रही है, ये पहले से एस्टेब्लिश जो है, जब तक जनता में मजबूती के साथ में नहीं होगा। और मुद्दे क्या रहेंगे, एजेंडे क्या रहेंगे। विकास की बात अगर कांग्रेस करती है, विकास की बात बीजेपी भी कर रही है, लेकिन एक बेस तैयार होना चाहिए। और नेता कौन होगा, चेहरा कौन होगा। अभी जो इंडिया अलायंस बनाई गई है, इसके अंदर बहुत सारे चेहरे हैं, वो अपने आप को पीएम मान करके चल रहे हैं कि यदि चुनाव में इंडिया अलायंस जीत जाती है तो हम फेस हो सकते हैं। तो चेहरा कौन होगा? कांग्रेस ये कहती है हमारी तरफ से राहुल गांधी फिर से चेहरा होंगे, लेकिन अन्य जो पार्टियां हैं उनको किस तरीके से विश्वास में लेंगे, तो वो सारी चीजें जो हैं वो देखी जाती हैं लोकसभा चुनाव में। और लोकसभा चुनाव क्या है, राष्ट्रीय चुनाव होता है, और इसके अंदर राष्ट्र हित से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो हावी रहते हैं, राष्ट्रीय नीतियां जो हैं वो हावी रहती हैं। तो निश्चित रूप से दोनों पार्टियों को इस पर अब मंथन करने की जरूरत है कि किस आधार पर लोकसभा चुनाव में हमें उतरना है और तैयारियों में उतरना है। और रणनीति जो है, रणनीतिक रूप से अगर राजस्थान में कांग्रेस को सफल होना है तो किस रणनीति को लेकर के आगे बढ़े, या देश भर में सफल होना है तो क्या रणनीति लेकर के आगे बढ़े, या रणनीति में कोई बड़े बदलाव की जरूरत है। और बीजेपी जो है उसको भी ये चीज देखनी चाहिए कि हम राजस्थान में एक मजबूत विपक्ष के सामने अब की बार खड़े हैं, और पिछले 2 बार जैसा माहौल था वो क्या वैसा माहौल अभी भी कायम है। तो ये सारी चीजों पर मंथन करके अपने प्रत्याशियों को आगे लेकर के आना चाहिए। अनूप जी, मैं फाइनल रिएक्शन आपसे ले रहा हूं, क्या इसमें अभी तैयारी है? क्योंकि जिस बेस की बात की जा रही है, जो बीजेपी ने तैयार कर दिया है अपनी पिच पर ला करके अब इस पूरे मैच को खेलने की, और फ्रंट फुट पर अगर खेल रही है बीजेपी, कोई गुगली है आपके पास जिससे आप मात दे पाएंगे या आउट कर पाएंगे? ये तो नितांत दुर्भाग्य। अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिए। हमारी भावनाएं जुड़ी हुई है, उनको ये राजनीतिक पिच पे लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसा राजनीतिक पिच कांग्रेस न कभी बनाती है न कभी बनाएगी। हमारे लिए हमारा राजनीतिक पिच जो होगा वो राजस्थान की जनता और इस देश की जनता की मूल भावनाएं, रोजी रोटी और किसान, गरीब, मजदूर, महिला, वो होगा। हम कभी भी भावनात्मक मुद्दों पर चुनाव न लड़ते हैं, न लड़ने की कल्पना करते हैं। हमारी दृष्टि में जो भारत माता है वो इस देश की गरीब जनता है, तो गरीब जनता के कल्याण के लिए की ही बात करने का हम काम करते हैं। हमने जो योजनाएं थी उन योजनाओं की भी चर्चा की थी, तो हम उन योजनाओं को और मोदी जी ने जो वादे किए थे उन बातों को भी हम करेंगे। अभी हमारे भाजपा के साथी कह रहे थे महंगाई कम हो गई, लेकिन बहुत सामान्य बात है। गरीब आदमी, लेकिन इंदिरा अन्य योजना को लेकर के जो आप कह रहे हैं कि हमने अपनी पुरानी सरकार में जो काम किया उसको हम आगे जनता के बीच में रखेंगे, लेकिन बड़ा आरोप तो बीजेपी ने भी लगा दिया ना, आपके उन योजनाओं पर पानी फेर दिया। लेकिन क्या असल मायने में इसका कुछ एज कांग्रेस को पार्टी को भी मिलेगा? क्या 25 सीटों पर जब सभी की नजरें हैं तो कितनी सीटें इस बार कांग्रेस पार्टी जीत पाती है? समय थोड़ा सा कम है। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।